हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था अभी कि वी डिस्कस अबाउट टॉपिक नंबर 1। इसमें हमने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसमें हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं। ओके, तुम्हारा टॉपिक है अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सपोज करें कि आपके पास एक कंटेनर था कुछ इस तरीके से, और आपने इसको कवर कर रखा है और इसमें प्योर सॉल्वेंट भर रखा है आपने। ठीक, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये बॉईल करने लगेगा। अब जिस भी टेम्परेचर पे ये बॉईल करता है उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया TV0। ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर लिक्विड। नाउ द स्टोरी स्टार्ट कि अब हम क्या करते हैं, इसी लिक्विड के अंदर हम कुछ डालते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया। ठीक, और साथ में पहले से ऑलरेडी इसके अंदर कुछ था। ठीक, तो हमने कुछ और ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया हमारा सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन को हम बॉईल करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर आता है वो आता है TV। अब इसको एक सेकंड सोचो कि यहाँ पर बॉइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, इनफ एनर्जी, जो कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को ब्रेक थ्रू करके यहाँ से निकल कर बाहर चले जाए। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाती है तो इन दैट कंडीशन वी कॉल कि भाई वो सोल्यूशन क्या करने लगा है, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक, ये कहानी होती है। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि तुम इनफ एनर्जी तो दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास तो एनर्जी जा रही है, लेकिन उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के थ्रू। यानी कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके थ्रू भी क्या हो जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा। एक पॉइंट तो आप इसे भी समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, कोई भी चीज़ बॉईल कब होती है, जब बाहरी प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर यानी कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है इक्वल हो जाता है किसके, इस लिक्विड के प्रेशर के, यानी कि इंटरनल प्रेशर जो भी हम बोल सकते हैं इसको। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होती है, कोई भी चीज़ बॉईल होने लगती है। यानी कि जो भी इसका वेपर प्रेशर ऊपर एनवायरनमेंट पे क्रिएट हो रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे से मैच करने लगेंगे तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। इसीलिए कुकर वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पर खाना जल्दी बन जाता है, बिकॉज वहाँ पर हम एक्सटर्नली उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सारा वेपर अंदर इकट्ठा होता है और वो एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी बन के तैयार हो जाता है। सिमिलरली क्या है यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक, उन्होंने क्या किया, कुछ जगह को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर कितने बचे, 80 मॉलिक्यूल बचे एट सरफेस। तो अब सरफेस पर जो यहाँ पर सॉल्वेंट के 80 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 मॉलिक्यूल ने ज़्यादा प्रेशर जल्दी क्रिएट किया होगा, जबकि इसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी, जिससे कि वो 80 मॉलिक्यूल इतना ही प्रेशर क्रिएट कर पाए जितना प्रेशर इस साइड में ऑलरेडी है। तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये पॉइंट आता है। अब इन्होंने बोला कि जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको दिखाएंगे हम किससे, डेल्टा T से।
अब ये वाला जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीबी, यहाँ पे लिख देंगे टीबी और यहाँ पे लिखेंगे टीबी नॉट। ये डिफरेंस आ गया तुम्हारा डेल्टा टी का। अब जनरली अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो व्हाट यू सी कि जो डेल्टा टी होता है, यानी कि जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम क्लियरली बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा यहाँ पर, दैट विल बी directly proportional to molality of the solution। कैसे दिखाएंगे कि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये मोलैलिटी है इसकी सोल्यूशन की। अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाना है हमको, तो यहाँ पे लेंगे हम इक्वल का, और जैसे हम इक्वल का निशान लेंगे यहाँ पर व्हाट यू सी यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, इसको दिखाते हैं हम डेल्टा के बी, और ये आ जाएगा एम फॉर मोलैलिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब जो ये के बी है इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर बोलते हैं इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कॉमनली ये किसी भी नाम से आ सकता है, इनमें से जो भी नाम यहाँ पे सेट बैठ जाए, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई मोलैलिटी की जगह पर मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का मास होगा, ठीक इस तरीके से। या फिर इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ऊपर लिख देते हैं 1000 और नीचे लिख देते हैं हम W1, और वो भी ग्राम में। ये जो है सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के रख देनी है इसमें, तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी के एफ इंटू डेल्टा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू W1 इन ग्राम। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू हियर दैट इज कि भाई ये जो हमको इस फॉर्मूले के अंदर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा मेरा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू W1, वो भी ग्राम में। अब तुमको करना क्या है, तुमको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ की वैल्यू को इस जगह पहुँचा दो और इस जगह की वैल्यू को यहाँ पहुँचा दो, यानी कि जो एम बी है तुम्हारा, ओके लेट मी चेंज इट, यहाँ आ जाएगा और डेल्टा टी यहाँ पर आ जाएगा टी बी, और इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है जिसका हम फाइनली यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय दिस प्रोसेस। तो जनरली क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता था मॉलिक्यूल्स की
मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए, एंड इट इज ओनली अप्लाइड टू नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ये तुमको याद रखना है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे तो हम लास्ट में जब वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में बात करते होंगे तो वही डिस्कस होगा, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। ठीक, चलो बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करें कि मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूँ, दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। कि अगर तुमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब जैसे ही तुम इसको वाटर में डालोगे तो ये वाटर में जाने के बाद भी कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस हो जाएगा। ठीक, तो ये डिसोसिएट नहीं हो रहा अपने पार्टिकल्स में, दैट्स वाई इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं बॉन्ड हॉफ फैक्टर लिखूं, ये है बॉन्ड हॉफ फैक्टर, तो इसमें होता है कुछ इस तरीके से। ऊपर लिखते हैं इसके, जब ऊपर वाली वैल्यू को जो लिखेंगे पहले नीचे शुरू करते हैं, बिफोर डिसोसिएशन और या फिर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, यहाँ लिखते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑलराइट, तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये साइड जो है ये दिखा रही है बिफोर वाली कंडीशन, और ये साइड जो है ये दिखा रही है आफ्टर वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमको एक तो बिफोर की कंडीशन मिल गई और एक आफ्टर की कंडीशन मिल गई। बट व्हेन यू सी बोथ द साइड, व्हाट यू फाइंड, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 1 है, चाहे हम इसको 1 मोल ही क्यों ना कह दें। यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? सेम है, यानी कि चाहे 1 मोल ही क्यों ना कह दें। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1, जिसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये फार्मूले के अंदर इस आई की वैल्यू जब 1 आ रही है, तो जो हमारा जनरल फार्मूला बनता है वो बनता है इस तरीके से, MB = KB। मैं इसको F लिख रहा हूँ, ये KB है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम थोड़ा मिस कर गए, क्योंकि हम इसको जब पढ़ेंगे आगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, के जो KF होता है उसकी वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे KB आ जाएगा, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा WB इंटू, और यहाँ पे लेते हैं हम 1000। देन नीचे जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे किसकी? डेल्टा TB इंटू, और ये आ जाएगा W1, वो भी ग्राम में। आई की वैल्यू कहाँ रखनी होती है? यहाँ पे। अब इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, जो आई की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? 1 ही आती है। तो इन दैट कंडीशन हम 1 को क्या मान के चलते हैं? 1 को हम मान के चलते हैं कि भाई 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 = 1। तो KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू W1 इन ग्राम। इस तरीके से क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नाउ लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। लेट्स अप्लाई फॉर 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं। जैसे तुमने लिया NaCl, ठीक, इसको पानी में डाला, जैसे डाला इसने दे दिया N पॉजिटिव
और Cl निगेटिव। अब सपोज करें आप यहाँ पर एक कंडीशन के लिए कि आपने इसको लिया था 1 मोल, तो अब ये टूटा होगा तो ये देगा 1 मोल सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन, और 1 मोल देगा ये क्लोराइड आयन। तो अगर मैं देखूँ बिफोर की कंडीशन, तो बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितने हैं भाई, 1 मोल है। अब आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल देख लो, आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो यानी कि 1 + 1 = 2 मोल हो गए। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालो, तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालते हो यानी कि आई की वैल्यू, तो ऊपर लिखते हैं हम जनरली वही आफ्टर, और नीचे लिखते हैं बिफोर। तो आफ्टर हमारे पास कितना आ रहा है 2 और बिफोर आ रहा है 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, इस तरीके से। अब इसके ऊपर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी बी इंटू W1 इन ग्राम, इस तरीके से। तो इस आई की जगह पर अब क्या आ जाएगा, आई की जगह पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू W1G, वो भी ग्राम। इस तरीके से जो ये टोटल वैल्यू है ये क्या आ गई, 2 गुनी हो गई। मतलब ये टोटल जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो डबल आएगा इन केस ऑफ जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक की। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब लेट्स से तुम्हारे पास अगर सिचुएशन ये होती और आप इसको डिसोसिएट कराते तो देता 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, इस तरीके से देता। अब ये दे रहा है कितने मॉलिक्यूल, कि अगर मैंने इसको 1 मोल लिया होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आ जाता मेरा 2 मोल और 1 मोल। इस तरीके से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर, ठीक। तो बिफोर कितने हैं भाई, 1 का 1 ही मोल है भाई, और आफ्टर कितने हैं, आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, तो भाई 2 + 1 यानी कि ये आ गए 3। आई की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर लिखते हैं हम आफ्टर, नीचे लिखते हैं बिफोर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरीके से आई = आया 3। तो यहाँ पे m जो मॉलिक्यूलर मास आएगा इन सब की कैलकुलेशन के बाद वो हमको 3 टाइम्स देगा, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको समझना है कि भाई ये किस तरीके से काम करती हैं। अब ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम बात करते थे डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन की। लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन ऑल्सो। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी कि वो जुड़ जाएं। तो जैसे सपोज करें आपके पास ये कोई ए है और ये जुड़ता है आपस में और ये बना लेता है 2 टाइम ए, इस तरीके से। लेट्स से मैंने इसको बोला कि भाई ये आपस में जुड़ा और इसने 2 मॉलिक्यूल बना लिए, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बना लिए इसने 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि अगर ये ए 2 4 होता तो ये 2 बना लेता, अब 2 से 2 काट देंगे हम, तो हमारे पास आ गया कि भाई ए जो बना लिया इसने यहाँ पर 2 ने जाकर ए बना लिया है, लेट्स से A²। इस कंडीशन में अगर ये मेरे पास 2 मोल है तो ये कितना आया, ये 1 मोल आ गया। तो मैं अगर आई निकालूं तो मैं लिखूंगा ऊपर आफ्टर, नीचे लिख दूंगा बिफोर। तो ऊपर आएगा हमारा 1 और नीचे आएगा 2, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम। I will upload more videos
इन द नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट हैं जिनकी भी हम अभी बात कर रहे हैं उनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, ठीक। और अगली वीडियो आपको इसी टॉपिक से जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड आएगी, फिर हम पर्टिकुलरली शिफ्ट कर जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने पर, तो दैट ऑल्सो वुड बी रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और अगला टॉपिक है हमारा ये सब, then we start solving the question based on them. Goodbye, thank you very much.